बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पे बात करें। ज़ाहिर है इस अवाम का सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे महंगाई है, बिजली के बिल हैं और पूरी अवाम सरापा एहतजाज है। शदीद मजम्मत करते हैं हम ये बिजली के बिल जिस तरह से अवाम को भेजे जा रहे हैं। गरीब आदमी पे टैक्स लगाया जा रहा है और सबसे बढ़ के एक जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत बात फैलाई जा रही है, वो ये कि IMF के कहने के ऊपर बिजली के बिलों में इजाफा करना पड़ रहा है। जबकि IMF की अगर एग्जीक्यूटिव की बात मैं आपसे करूं तो उन्होंने ये क्लियरली स्टेट किया था कि हमने गवर्नमेंट को रिक्वायर किया है कि इन बिलों को असेंबल किया जाए और असेंबल करने के अंदर गरीब पर कम बोझ और अशराफिया पर ज़्यादा बोझ डाला जाए। यहाँ पे 3 दिन काकड़ साहब का, वज़ीर आज़म साहब जो निगरान है, उनका इजलास होता रहा। उन्होंने कई बंदे बिठाकर कई घंटे काफ़ी ख़र्चा भी कराया आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ही वो तमाम इजलास भी किए और उसके बाद इजलास बेसूद गए और बिजली को 2 रुपये 70 पैसे मज़ीद यूनिट को बढ़ा दिया गया। आवाम को रिलीफ देना दूर की बात, और इन दी एंड एक बड़ी आम सी बात कह दी गई कि हमें IMF से रजू करना पड़ेगा। जब तक IMF इजाज़त ना दे हम बिजली के बिलों में कमी नहीं कर सकते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो आप क्या कर रहे हैं उस ऑफिस के अंदर? आप अवामी नुमाइंदे हैं, निगरान हुकूमत का काम इलेक्शंस कराना होता है। द ओनली थिंग दे कम फॉर इज़ टू कंडक्ट इलेक्शंस। लेकिन यहाँ पे चूँकि इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे, तो इन इलेक्शन करवाने के साथ साथ अवाम की निगरानी करना भी, अवाम के लिए बेहतरी करना भी उनके हाथ में होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि निगरान हुकूमत है और वो कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन इस मुल्क में वही नहज चल रही है दोबारा से। जिस तरह से देखा कि 16 माह के अंदर जो गुलदस्ता आया था 14 जमातों का, उन्होंने जो कुछ किया इस अवाम के साथ, झूठ बोल के अवाम को कहा कि हम आपके लिए हर चीज़ सस्ती करेंगे, हर चीज़ को सस्ता करेंगे, बिजली, पेट्रोल, हर किसी की प्राइसेस बाकायदा कैलकुलेशंस के साथ। शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल की कीमत बताते थे 70 रुपये लीटर होना चाहिए, जब 150 रुपये लीटर था, और ख़ुद 282 रुपये पे छोड़ के गए। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें, वज़ीर ख़जाना रहे पहले, और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद आने से कबल कहा करते थे कि बिजली का यूनिट 12 रुपये का होना चाहिए अवाम के लिए, हम आएंगे तो 12 रुपये करेंगे, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं। 12 रुपये यूनिट छोड़ें, आज तो मेरा ख्याल है कि 60 से भी तजावज़ कर चुका है। और लोगों को जिस तरह से जितने टैक्सेस हैं बिल के ऊपर, जितने महंगे बिल आ रहे हैं, अवाम की जान निकल गई है। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 है, उसको बिजली का बिल 25-30 हज़ार आ रहा है, वो किधर जाएगा, क्या करेगा, किसके गिरेबान को हाथ डालेगा जब बच्चे भूखे मर रहे होंगे? क्यों ये सोच नहीं आ रही है इस टाइम पे बैठे हुक्मरानों को? कैसा माहौल बन गया यहाँ पे कि इस टाइम पे किसी को तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। वो तमाम लोग जो इजलास में बैठे होते हैं उनको मुफ्त बिजली मिलती है, इसलिए उन्हें तकलीफ़ महसूस नहीं होती। उन्हें यही बिजली के बिल अदा करना पड़े ना वज़ीर आज़म साहब को, पूरी कैबिनेट को और तमाम वज़रा को और तमाम लोगों को, तो फिर उन्हें भी तकलीफ़ महसूस हो। अगर अपनी पॉकेट से बिल पे करना हो तो फिर AC चलाते हुए उनकी भी इस तरह ही जान जाए जिस तरह से अवाम की जान जा रही होती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर सालाना 32 से 34 करोड़ यूनिट्स मुफ्त बिजली दी जाती है सरकारी मुलाजमीन को, वापदा एम्प्लॉयज़ को, बाकी तमाम लोगों को, और उनका बोझ गरीब अवाम पर डाला जाता है, बाकी तमाम लोगों पर डाला जाता है। जितने लाइन लॉसेज हैं, जितनी बिजली चोरी है, उसे कोई कवर नहीं करना चाहता, उसके लिए कोई खास इकदाम नहीं होते। कई हुकूमतें आई चली गई, क्या बात करें हम PTI के दौर की, क्या बात करें नून लीग के दौर की, हर दौर के अंदर यही देखा। हर शख्स आता है, क्लेम करता है कि हम आएंगे, आके सब कुछ ठीक करेंगे। आज तक इस मुल्क के अंदर बिजली के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके। ये नहीं कर सके कि यहाँ पे जो डायरेक्ट कुंडे डाले जा रहे हैं, जिस तरह आप लाहौर शहरों से हल्का सा बाहर निकलें, हर जगह पे आपको बिजली चोरी होती ओपन नजर आएगी। वापडा वाले मुलाजमीन मुलविस नजर आएंगे, मंथलियाँ ले रहे हैं, मुफ्त बिजली लोगों को चोरी करवा रहे हैं, बाकायदा खुद कह रहे हैं कि बिजली चोरी करें और मंथली दे दें हमें। ये हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। शहरों से निकल के तो आप छोड़ ही दें क्या हालात हैं यहाँ पे। तो वो तमाम बर्डन बाकी उन लोगों पर आता है जो गरीब बिल देते हैं, जो चोरी कर नहीं सकते हैं, जिनकी मजबूरी है, इसलिए उन्हें ये बर्डन उठाना पड़ता है। और आज जो हालात हो चुके हैं इस टाइम पे, बड़ी मिजरेबल सिचुएशन है। 2 वक्त की रोटी खाना दूर की बात है, इस टाइम पे सिर्फ बिजली बिजली के लाले लोगों को पड़े हैं, और वो भी ऐसी बिजली है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, जितना महंगा बिजली का यूनिट हो गया हुआ, कैसे चलेगी इंडस्ट्री? क्या होगा इस मुल्क के अंदर? क्या ये निगरान हुकूमत कुछ रिलीफ अवाम को दे पाएगी, या इसी तरह ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा इसी अवाम को जिस तरह से पहले बर्दाश्त कर रहे हैं? इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ माहिर कानून ज्वाइन करेंगे हमें सलमान बहादुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात का आगाज़ करूँगा शाहिद इकबाल भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बड़ी तकलीफ़ में है आवाम इस टाइम पे और गरीब आदमी मर रहा है।
बिजली के जो बिल आ रहे हैं, यहाँ पे वुज़रा बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, फुल चिल्ड कमरा है, और बैठ के कई कई घंटे आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर वहाँ पे इजलास होते हैं। उसके बाद उन्हें पता है घर गए तो फ्री बिजली है, दफ्तर में फ्री बिजली है, हर तरफ फ्री बिजली मिल रही है, खुद से तो बिल देना पड़ नहीं रहा, तो क्या रिलीफ देंगे आवाम को जब वो दर्द खुद महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। यही हाल हमेशा हम तमाम सियासतदानों का रहा है, अब निगरान हुकूमत भी ये कर रही है। मेरा तो यही ख्याल है किसी तरह भी रिलीफ निगरान हुकूमत नहीं दे पाएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत शुक्रिया बिलाल। जिस तकलीफ़ की बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताई, पूरा पाकिस्तान उस तकलीफ़ में मुब्तला भी है, और ये मुब्तला रहने के साथ साथ ये आगाज़ भी है। अभी हम पीक पे नहीं पहुँचे। काकड़ साहब की गवर्नमेंट का आना नेक शगुन शायद इनके लिए साबित हुआ हो, जो 18 से 21 बंदों की इन्होंने निगरान गवर्नमेंट बना ली, ठीक, पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। इनके खुद के एहसास से आज की डेट तक हमारी वेबसाइट्स पे नहीं आए। 1.5 साल की कारकर्दगी 2 हफ्तों में जो शहबाज शरीफ साहब ने, स्पेशली आखिरी 15 दिन में, आपने भी देखा होगा, हमारे साथ दोस्त बैठे सलमान, उन्होंने भी देखा, आवाम ने देखा, इतने बड़े बड़े प्रोमोस चलाए गए, डेमोस चलाए गए, टीज़र बनाए गए कि वो इतने ज़्यादा वो इफ्तिताह कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करके और हैंड ओवर करके जा रहे हैं। काकड़ साहब को शर्म आनी चाहिए, ऐसे सियासतदानों को और ऐसी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी को, कि जो बड़े बड़े महलों में, मैं आज नहीं 1 साल हो गए बिलाल आपके साथ प्रोग्राम करते हुए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे काम कौन करेगा? यहाँ तो चार्टर ऑफ पर्सनल इश्यूज पे ही बात चल रही होती है जी। यार अभी तो हम, आप कहते हैं 30,000 कमाने वाला 25,000 बिजली का बिल कैसे देगा? तो मुझे आप ये बताएं कि 30,000 कमाने वाला, जो पेट्रोल आगे 25-27 रुपए, 25 और 27 के दरमियान या 30 के दरमियान रुकेगा, अभी कल अनाउंस हो जाएगा। डॉलर जो है जब से ये काकड़ साहब की गवर्नमेंट आई है तकरीबन 8% डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है। मुझे ये बताएं कि जो खाई से बचाई उन्होंने, ये बार बार शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े कोट पहन के और लाखों रुपए की सॉक्स पहन के और करोड़ों रुपए के ब्रांडिंग कपड़े उन्होंने इस्तेमाल कर छोड़े अपने 16 माह की गवर्नमेंट में। वो बता के जाए ना, आप लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो लंदन में जवाब ही नहीं दे रहे। सर वो कहते हैं मैं तो लंदन में मौजूद हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता। अच्छा, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो को जवाब देना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान को जवाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ये सारी दिहाड़ियां लगा के आज तक कौन सा जवाब बिलाल देखे 16 माह कबल कहा करते थे कि जब हम आएंगे यहाँ पे 70 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे, यही शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर पीएम बन गए, किसने उनसे पूछ लिया कि जो आप कहा करते थे 70 रुपए लीटर पेट्रोल है वो अब दे क्यों नहीं रहे? किसी ने सवाल नहीं किया उनसे। यार बिलाल, ये वही साहिबान है ना जो आजादी मार्च और महंगाई मार्च आज से 1.5 साल पहले निकाल रहे थे जी। तो आज वो, मैं वही कह रहा हूं कि जिस नाले खाले में, जिस गंद में वो छोड़ के गए थे, गंद को डबल करने में इन्होंने गंद को समेटा नहीं, उस गंद में और गार्बेज डाल के उसको एक टाइटैनिक बोट में कन्वर्ट कर दिया, शिप में कन्वर्ट कर दिया। और मैं कहता हूं कि अवाम, ये सुनामी, अभी अद्वियात का स्कैंडल आएगा अगले हफ्ते, मैं और आप अद्वियात पे बात कर रहे होंगे, पेट्रोल पे बात कर रहे होंगे, चीनी डेली 2 से 3 रुपए बढ़ रही है। कोई सोच, अभी हम फूड आइटम्स पे तो जा ही नहीं ना रहे। फूड आइटम्स के अभी तो हम इसी के चक्कर में पड़ गए हैं कि हम हवा कैसे लेंगे, हम लाइट कैसे जलाएंगे। हमें बिजली के बिलों ने हमारी नेशन को, एक काम ये बिलाल बहुत अच्छा हुआ है, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे हमारी आवाम एक कौम बन जाए, बिजली के बिलों पे खड़े होके, और ये बनी गाला पे कब्जा करे, ये जाती उमरा पे कब्जा करे, ये बिलावल भुट्टो साहब के घरों पे कब्जा करे, ये डीसी एसी और बड़े बड़े जो सेक्रेटरीज के बड़े बड़े महल हैं, आप अंदाजा करें। मैं खुद लाहौर के प्राइम मिनिस्टर हाउस में, डेजिग्नेटेड पीएम हाउस, जो जिसको हम कैंप ऑफिस, मैंने आपसे जिक्र भी किया था और मैंने आपको कहा था विजिट करें वहां पे। जब मैंने वो उसका एरिया देखा, वहां पे जो नौकर चाकर, और पता चला 2013 के बाद अब लोग आके बैठ, और वो चल रहा है, लोगों को सैलरीज पे हो रही हैं, वहां पे खाया पिया जा रहा है। यार इस तरह गवर्नमेंट चलाई जाती है
पाकिस्तान इस तरह चलाया जाएगा? पाकिस्तान क्या जड़ावाला जाने के लिए आपको 3-3.5 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा, उस पे पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, सर वो और 35 गाड़ियों का फ्लीट लेके जाना 35 पड़ेगा। गाड़ियों का फ्लीट इस्लामाबाद से साथ ये आया तो बाय रोड। काकड़ साहब तो एक एमएनए एमपी का इलेक्शन ही लड़के वो बन सके, एमएनए एमपी नहीं बन सके, और अगर अल्लाह ताला ने उनको ये हिम्मत दे दी है, फिर ऊपर से आके वो भी शहबाज शरीफ प्लस वाले काम कर रहे हैं कि जनाब मैं 3 दिन में करूंगा। और आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो मिनरल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं वो मेरे और आपके पैसों का पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं अभी? क्यों ऐसे चलाए हुए हैं? क्यों नहीं वो खुली कचहरी लगा के बाहर वो रोड पे बैठते, पार्लियामेंट के बाहर इस हबस में बैठते और आवाम के लिए कुछ बातें करते, तो हम यकीन भी कर लें। मोटे मोटे सर्दियों वाले कोट गर्मियों में पहन के वो एसी में बैठ के तो अपनी ठंडक को मिटाने के लिए वो आवाम को 3 दिन से बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो इजलास में अटेंड करने के लिए कोई कराची से चल के आ रहा है, कोई इस्लामाबाद पेशावर से चल के आ रहा है, कोई मुल्तान से चल के आ रहा है, वो पेट्रोल वो पक्स कौन दे रहा है? वो आप और मैं दे रहे हैं। ये अवाम को बेवकूफ बना। अल्लाह करे ये सुनामी आए, अवाम का सुनामी निकले। अवाम का सुनामी ना, अवाम का सुनामी आए और ये काबिज हो। अदालतों ने एहतसाब नहीं करना, अदालतें ये जवाब दे सकते हैं। मेरा और मैं बीइंग पाकिस्तानी मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है अदालतों पे, क्योंकि अदालतें ना उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में इंसाफ किया, ना अवाम के बारे में कैसे इंसाफ करेंगी? उनके पास कुछ नहीं है। इस मुल्क के जिन्होंने मुल्क को लूटा है और लूट रहे हैं और लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, अवाम को एहतसाब करना चाहिए। अवाम को एहतसाब के लिए उठना चाहिए। शऊर आ चुका हुआ है। अगर अवाम अब ना उठी, चले पहले तो इमरान खान पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे बन चुके हुए और इल्जाम लगता था ना, अब तो मामलात हैं खाने पीने के। अभी यानी बिजली से बंदा मर रहा है तो अद्वियात पे क्या होगा, फिर कन्वेंस पे क्या होगा? तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि इसके इम्पैक्ट आने। मुझे तो यूं लग रहा है एक रोटी अब 35 की मिल रही है, मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर तक ये 70 रुपए की मिलेगी। पॉन्स्टॉन की गोली आपको 100 रुपए की मिलेगी। आप भाई मैं अपने क्या मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो पेट्स थे उनके फूड 3 गुना महंगे हो गए 2 माह में। आप पेट्रोल के हिसाब से आप क्या करें ना, आप खुद खा सकते हैं, अगर आपने किसी और के लिए खाना लेना है वो भी मुहाल हो गया हुआ है। सलमान बहादुर साहब, यहाँ पे तो शाहिद इकबाल भट्टी साहब अपने पेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान खाने से दूर हो चुके हैं और यहाँ पे इंसानों को 3 वक्त की क्या 2 वक्त की खाना रोटी खाना नसीब नहीं हो रहा। जो बिजली के बिल कमर तोड़ रहे हैं इस टाइम पे अवाम क्या करेंगे? लीगल पॉइंट क्या है इस पर सर आपका? देखिए बात ये है कि बिलाल भाई इसमें बहुत अच्छा जो है शाहिद भाई ने जो है इसमें बड़ा अच्छा इनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ है और इनकी इस बारे में बड़ा अच्छा इन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया और उससे पहले आपने भी जो तमहीद बांधी है। बात यह है कि जो हमारी अवाम बड़ा खुश थी ना कि जनाब ये शहबाज गवर्नमेंट जाएगी तो जान छूट जाएगी। भाई जान नहीं छूटने वाली हम लोगों की। उसकी वजह ये है कि जो शहबाज गवर्नमेंट कर गई है, जो उस IMF की मर्जी के बगैर, आप खुद मुख्तारी का रोना रो रहे हैं इस मुल्क में, IMF की मर्जी के बगैर आप अपने बिल नहीं तय कर सकते घर के कि भाई कितने भेजने हैं कितने। ये है आपकी खुद मुख्तारी, ये है आपकी ऑटोनॉमी, जिसका हम हर रोज जो है सियासत चमकाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो ये कहती है कि जनाब ये जो है हम मुल्क की सलामती पर कुछ नहीं होने देंगे और खुद ही मुल्क को गिरवी रख कर चले जाते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, क्या शहबाज शरीफ के जाने के बाद जान छूट जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उसकी कॉन्टिन्यूटी है। अब आने वाले दिनों में हमें मजीद टफ दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, टफ डेज के लिए, क्योंकि इधर खैर की कोई तवक्को नहीं है। हमारे काकड़ साहब जो हैं वो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये कहते, उन्होंने इजलास बुलाया और इजलास बुलाने के बाद नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, सिवाय उन्होंने जो है वो वहां पर नतीजा निकला सर 2 रुपए 70 पैसे मजीद महंगा कर दिया, 70 पैसे उल्टा बढ़ा दी। भाई इससे अच्छा तो आप इजलास ही ना बुलाते। ये असर है अवाम के एहतजाज का, ये असर है अवाम के प्रोटेस्ट का। अवाम किस जगह पर जाए, कहां अपना सर फोड़े, कहां लोग खुदकुशियों की तरफ जाए। यानी बीइंग ऑन दैट सीट उन्हें पहले भी अंदाजा था कि IMF से पूछे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इजलास बुलाने का मकसद क्या था? जस्ट ये बात तो पहले भी उन्हें पता थी कि हम मोहताज हैं और IMF से आज की बात यह है कि IMF का सवाल ही आया है आलमी मालियाती इदारे का, और वो ये कह रहा है कि बिजली बिलों में रिलीफ की सूरत में टैक्स वसूलियों से मुताल्लिक सवालात पूछे गए हैं पाकिस्तान से, और ये कहा गया है कि टैक्स में कितनी कमी होगी अगर बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया तो। अब आगे से जो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप हमें रिटर्न लिख कर दें कि आप किस लिहाज से जो है बाकी जो है इसके उसकी जो कमी बेशी है वो पूरी करेंगे। ये हमारी औकात है, जो ग्राउंड रियलिटी है। अब हम जितना मर्जी अपने आप को तुर्रम खात के तौर पर दुनिया में पेश करते रहें, लेकिन अफसोस की बात है कि अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब ये जो
प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनका जो बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि ये जाने वाले नहीं हैं, और आप भूल जाएं कि 90 दिनों के अंदर जो है ये करवाने के लिए आए, ये लंबी सोच के साथ आए हैं और फिलहाल इनका जाने का कोई इरादा नहीं है। सर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे तो आइन कहाँ गया, कानून कहाँ गया इस मुल्क के अंदर? ये जो आइन की किताब के मुताबिक लिखा हुआ है वो तो हम खैर इसकी एक प्रैक्टिस पहले भी देख चुके हैं। 14 मई के वो इंतखाबात होने थे, नहीं हुए, उस फैसले को रोंदा गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 14 मई को हर सूरत के अंदर इंतखाबात होंगे, मैं इसकी निगरानी करूँगा, मैं करवाऊँगा इंतखाबात। हम सब ने देख लिया कितने इंतखाबात हुए हैं ना। सेम सिनेरियो जो है अब दोबारा से रिपीट होगा, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं, इंतखाबात की तारीख देनी है, और उन्होंने कहा हल्का बंदियों का मामला 14 दिसंबर से पहले हल नहीं हो सकता। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की तमाम जो है वो चीज़ें नोटिफाई की जाएंगी, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि ईजिली द इलेक्शंस आर गोइंग इन द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर भी कब होंगे कोई नहीं जानता। देखिए, जहाँ तक आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है इस बारे में कि वो विद इन 90 डेज अगर असेंबलीज डिसॉल्व। सर कौन मान रहा है 224 को? लेकिन वही बात आ गई ना कि बात तो इंप्लीमेंटेशन की है। आप 105 आर्टिकल में प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 224 आर्टिकल में जो है वो बात की गई है नेशनल असेंबलीज के। प्रोविंशियल असेंबलीज की ब्लेटेंटली वायलेशन तो हमने देख ली, और अब आगे नेशनल असेंबली की। अब नेशनल असेंबली की बारी आई। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त यकजान होकर कह रही थी कि जनाब इलेक्शन नहीं होने चाहिए विद इन 90 डेज, अब उनको एप्रीहेंशन हो गई है कि जनाब ये तो वाकई मामला किसी और तरफ जा रहे हैं, हमें शायद हम लोग ट्रैप हो गए हैं, ये तो किसी और नुक्ते की तरफ हमें ले जाया जा रहा है, मुल्क किसी और तरफ चला जाएगा। अब वो उन्होंने खप डालनी शुरू कर दिया कि विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। भाई हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हेन यू वर इन गवर्नमेंट यू वर सेइंग समथिंग एल्स, और नाउ यू आर सेइंग सम अदर थिंग। शायद इकबाल भट्टी साहब क्या खुला तजाद है सर, यहाँ पे पीपल्स पार्टी को देखें तो यही लोग जब बरसर इक़्तिदार थे और यही 14 मई को इंतखाबात की बात थी, तब इन्होंने बड़ा साथ दिया अपनी हुकूमत का और तमाम जवाब भी दिए। वजारत ख़जाना ने भी कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, जबकि तभी उसी दौरान अदालत के अंदर खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि आपने 80 अरब रुपए खर्च किए हैं और आपके पास 21 अरब फंड नहीं हैं इलेक्शंस कराने के लिए। सो सब ने देखा कि ये वही पार्टियाँ हैं। आज MQM चाह रही है, जो इत्तेहादी थे हुकूमत के, चाह रहे हैं अवाम के साथ खड़े होकर एहतजाज करने की। पीपल्स पार्टी चाह रही है एहतजाज करने की। किसके खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं? फिर से अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब नई क्या स्टोरी घड़ी जा रही है यहाँ पे सर? बिलाल देखिए, मेरा तो पहले दिन से स्टांस है, जब से लाया गया फिर उनको निकाला गया, और निकालने की बातें मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हुए हैं, बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि हमने निकाला, गो के वो अदमे एतमाद हो ना हो खुद पैदा की गई हो। मैं तो दोनों को एक सबको ही लाया गया था। जहां तक बात आपने कही कि पीपल्स पार्टी, मैं कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, आज फिर मैं आपके पास कहता हूं कि आपने गौर किया है कि सबकी ऑडियो और वीडियो लीक्स आई, क्या कभी बिलावल भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी की या मौलाना फजल रहमान की आई? आप खुद सोच लें कि ये कितने बड़े बेनिफिशियरी हैं। जहां तक बात रही कि क्या जो बिलावल भुट्टो के नारे लग रहे थे पिछले 1 माह से, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, यही नारे लग रहे थे ना अगेंस्ट नवाज शरीफ, तो आज वो सख्त प्रॉब्लम में है। जो जरदारी साहब ने गेम प्लान किया कि शहबाज शरीफ साहब को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और सारा बोझ, गंद और जो कुछ भी वायलेशन होगी उन पे फ्यूचर में और केसेस बनेंगे। चले अब तो उन्होंने आके केस माफ करवा लिए, और भी तो शहबाज शरीफ साहब पे केस दोबारा बन सकते हैं ना 16 माह के, वो जो पैसा खाया गया, फलां किया गया। ये देखिएगा 1-2 माह बाद जब से ये एक्सटेंशन खत्म होगी ना सर, मुफ्त आटा स्कीम की करप्शन की बात हो रही थी, सैलाब जदगान के पैसों पे करप्शन की बात हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे, जो मुझे कंफर्म नहीं है, ये मेरे मीडिया सोर्सेज है, मैं नाम नहीं एक्सपोज करूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने जितनी भी प्रमोशन की है सोलर की, तो मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारोबार सलमान शहबाज साहब का सोलर का आजकल। पहले हमजा का चल रहा था पोल्ट्री वाला, और ये सलमान साहब की वो फैक्ट्री है। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम देखा शाहिद खान अब्बासी साहब का, वो कहते हैं जी सोलर को लाने के लिए वापडा उसके अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि वापडा के जो मुलाजमीन है अगर सोलर लग गया तो ये दिहाड़ी लगाने वाले लोग, ये एक ऐसी मिथ है जो खत्म नहीं होगी। जहां तक बात रही कि नवाज शरीफ आ जाएं तो क्या वो अरबों डॉलर, वो जो सिराजुल हक साहब ने इल्जाम लगाया है कि 4000 अरब रुपया 100 बंदों के खातों में बाहर पड़ा हुआ है, तो क्या वो नवाज शरीफ ला के पाकिस्तान को चलाएंगे? नवाज शरीफ 10,000 दफा वापस आ जाएं 75 साल की उम्र में,
8 बीमारियों के साथ उनकी अब 70 capacity- बीमारियां हैं सर, आप 8 कह रहे हैं। नहीं, मैं तो 8 कहूंगा जी। उम्र उनकी 75 साल है, बोनस लाइफ में है यार। ये जरदारी साहब को देख लें, इनको खुद को सोचना चाहिए, अपनी रिटायरमेंट दें, ये अपने बच्चों को निकालें, पाकिस्तान को चलने दें। ये लोग नवाज शरीफ भी छोड़े, जरदारी छोड़े, और काकड़ साहब जैसे बंदों से भी जान छुड़वानी चाहिए। तो कौन है सर? अच्छा, कौन है? मैं आपने गौर नहीं किया कि आपको याद था कि 16 माह की गवर्नमेंट, आखिरी बात, 16 माह की गवर्नमेंट में बिलाल, ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान और नया पाकिस्तान के सेमिनार्स कौन करता रहा? आप बताएं। मफ्ता इस्माइल वेटिंग लिस्ट में थे पीएम बनने की, शाहिद खान अब्बासी साहब, और उधर से वो खोकर साहब जी, ताजिक खोकर के जो रिश्तेदार। पाकिस्तान में सब लोग सीवीज लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने अब एहतसाब करना है और इनसे जान छुड़वानी है। ये इलेक्शन कोई सलूशन नहीं है। ये वही पार्टीज दोबारा आएंगी और ये दोबारा अपनी जेबें भरने के लिए आएंगी। पाकिस्तान 90% बिक चुका हुआ है। जो 10% रह गया, अगर दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज को ये दे दिया गया, उन्होंने 10% भी बेच देना। मैं आपको पहले बताऊं। यानी शायद साहब कहना चाह रहे हैं दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज को मौका नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो किसको मौका देना चाहिए? इस पे गुफ्तगू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मुल्क के अंदर क्या होगा इन फ्यूचर, होना क्या चाहिए यहाँ पे, अगर इलेक्शंस ना हो तो अवाम के पास क्या हाल है? एक नुक्ता ये भी है कि इलेक्शंस होने चाहिए इस मुल्क के अंदर, अवाम को वोट देने दिया जाए, अवाम अपनी ताकत से ज़ाहिर करे किसको आना चाहिए इस मुल्क में। काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं इस वक्त लोग। शायद वो माहौल नहीं रहा जो आज से 4 साल कबल था, या 8 साल कबल था, या 20 साल कबल था। अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है। एक आम किसी अनपढ़ इंसान से भी गुफ्तगू करें, काफ़ी डिफरेंस फील होता है कि जिस तरह आवाम को बहुत सी ऐसी बातों को पता है जो शायद आज से पहले आवाम को नहीं पता था। अगर अब आवाम को वोट देने का मौका दिया जाए तो आवाम, मेरा ख्याल है, किसी सही बंदे को चूज़ करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ऑप्शंस ही ये हों कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो फिर इन दोनों में से क्या चूज़ करेंगे? किसको लेकर आएंगे सामने? इस मुल्क का बेड़ा घर किया 16 माह के अंदर इन्हीं हुकूमतों ने, इन्हीं लोगों ने। क्या अवाम फिर से इनको चूज़ करेंगे? या अगर अवाम के पास ऑप्शन ही ना हो, अगर अवाम वोट डालना ही ना चाहे और अपने वोट ज़ाया भी कर दें, वोट तो फिर भी कास्ट हो जाते हैं इस मुल्क के अंदर, किसको लाया जाएगा गवर्नमेंट में? और मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा शाहिद साहब से। शाहिद साहब, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हुकूमत को, यानी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए हैं और यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शंस होने का। सर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, फिर सलमान साहब के पास आप जा सकते हैं। मैं इलेक्शन के हक में हूँ, लेकिन क्या ये इलेक्शन करवाने के बाद ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 30-35 सालों में चेक हो चुकी, एक ही पार्टी नई मार्ज़े वजूद में आई जिसकी 25 साल की स्ट्रगल थी पीटीआई की, वो भी इनके साथ मिल गई, क्योंकि उसमें भी वही एलिमेंट शामिल हो गए जो पहले नून लीग में, काफ लीग में, पीपल्स पार्टी में, पैट्रियट में, और रहे वही लोग जाके इमरान खान के साथ शामिल हो गए, चेयरमैन पीटीआई से। हाँ जी, उनके साथ जाके शामिल हो गए चेयरमैन पीटीआई के साथ, और आज वो अंदर हैं और वो सारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं। लिहाजा हर पार्टी ने कुछ ना कुछ 30 साल का हिस्सा डाला हो या 3.5 साल का हिस्सा डाला हो, किसी ने भी पाकिस्तान के लिए बेहतर काम नहीं किया। हाँ, बड़ी बातें होती है कि नवाज शरीफ से शेरशाह सूरी बन गए, उन्होंने एयरपोर्ट्स बना दिए, मोटरवेज बना दी, वो अपनी जगह पे मौजूद होंगी, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुके हुए हैं। तो क्या उनकी 3 दफ़ा वजारत उज़्मा के हक में जाते हुए ये अवाम दोबारा मरीम को ले आए? क्या वो सलमान शहबाज को? ये सवाल है मेरा। शायद साहब, आप किसी 2 मिनट के अंदर मैं आपसे चाहूँगा ये सवाल करना कि अगर हम 4.25 साल एक पार्टी का टेन्योर देखें, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जब उन्होंने यहाँ पे उनसे हुकूमत ली गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। चूँकि यहाँ पे सीनियर लीडर्स कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर किसी हेल्प के नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर कामयाब। ठीक, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये हुकूमत आई बड़े दावों के साथ, 14 जमातों का गुलदस्ता था, 13 जमातों का गुलदस्ता था, बड़े तजर्बाकार लोग थे, 30 साल से इस मुल्क को लूटा हुआ था इन्हीं तमाम लोगों ने। ठीक, इन्होंने कहा हम आएंगे, आके रिलीफ देंगे अवाम को। इन 16 माह के अंदर जितना कर्जा लिया गया वो 4.25 साल के कर्जे से ज़्यादा है। इन 16 माह के अंदर जितनी महंगाई की गई है वो पिछले 4.25 साल से 4 गुना ज़्यादा है। इन 16 माह के अंदर जो अवाम की तबाही निकाल दी गई है, आप क्या समझते हैं कि ये इस टाइम पे अगर अवाम को वोट का हक दिया जाए तो क्या? क्योंकि ऑप्शंस तो यही हैं आपके पास, या एक नई ऑप्शन आ चुकी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी,
या वो खटक साहब जो माशाल्लाह दो इक़्तिदार संभाली बैठे थे, KPK के अंदर चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद विफाकी वजीर भी रहे, और आज इतने मासूम इंसान हैं कि जितनी उनकी सेहत है वैसे ही वो मासूम नज़र आते भी हैं, और ऐसा लगता भी है जो बातें वो कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आज से पहले इक़्तिदार देखा ही नहीं, वो तो बेचारे करते ही कुछ नहीं थे, सब कुछ उनसे करवाया जा रहा था। ऐसे मासूम शख्स बने हुए, क्या आवाम इनको वोट देंगे, इनको लेके आएंगे अपने ऊपर, किसको लेके आएंगे सर? बिलाल, परवेज़ इलाही हो, परवेज़ खटक हो, परवेज़ नाम के लोग ख़तरनाक होते हैं, ठीक है ना, लिहाजा ये इनरेलेवेंट है हमारी सियासत में। ये लोग ये इररेलेवेंट है, मैं उसकी वजह मैं बताता हूँ। इनके अपने अपने कल्ट्स हैं, इनकी कोई पार्टीज नहीं है, इनके अपने मुफादात। PTIP बना लिया उन्होंने पाकिस्तान। मैं देखे, मैं PTI की जहां तक आप बात करते हैं, जो बात PTIP परवेज खटक साहब, मैं PTI की बात करता हूं। बिल्कुल आपने सही कंपैरिजन किया कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 60 रुपए आटा था, ये सारी चीजें, यही तो पंजाबी में कहते हैं पिट स्यापा। और PTI वाले कंपैरिजन में पड़े हुए हैं कि अपने 3.5 साल को हम कंपेयर करें 16 माह के साथ, सभी ने बेड़ा गर्क किया, सभी अपने मुफादात के लिए आए थे पाकिस्तान में। सर जो 4.5 साल बेड़ा गर्क था, क्या वो अच्छा नहीं था इन 16 माह से? मैं ये उसकी एक्सटेंशन ही चल रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब मासूम आदमी थे, उन्होंने जो वादे किए थे, जो आवाम को बेवकूफ बनाया था, जो कुछ कहा गया था, और तमाम तजर्बाकार लोग जो कहते थे ना अहलों का टोला है, बिलाल कौन वादे इन्होंने गंद संभाला है पिछड़ों का, खुद कुछ नहीं किया। सियासतदान झूठ बोलते हैं, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने के भी वादे किए, जो शहबाज शरीफ करता रहा। मैंने कहा है कि एक चेरी ब्लॉसम रहा है और एक कीवी रहा हुआ है, और हाइब्रिड के मौजूद हैं ये लोग। मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त इन पार्टीज ने जो इलेक्शन लड़ना है, ये पाकिस्तान में टेस्टेड पार्टीज हैं, ये पाकिस्तान में पैसा नहीं है। कौन सी पार्टी पाकिस्तान को चला पाएगी? चले हम ये एक लम्हे के लिए मान ले कि कल ही इक़्तिदार दे दिया जाता है PTI को दोबारा जेल से निकाल के, तो कैन ही रन पाकिस्तान स्मूथली? डू वी हैव एनी मनी फॉर टू रन द कंट्री? आंसर इज नो। 90% पाकिस्तान बिक चुका हुआ है, हमारे एयरपोर्ट्स तक गिरवी जा चुके हुए हैं, हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। हर डिपार्टमेंट 36 के 36 डिपार्टमेंट, सिर्फ यहां पे जो अफसरशाही है, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, सिर्फ वो खुशहाल हैं। ये जो डिफॉल्ट पाकिस्तान को बचाया गया, अवाम को, हुकूमत को डिफॉल्ट से बचाया गया, अवाम को डिफॉल्ट करवाया गया है। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान में फौज भी आ चुकी, एक निजाम पाकिस्तान में आज तक नहीं आया जो कि अदालती निजाम नहीं आया, जो बांग्लादेश में आया। बांग्लादेश में सबने अपोज किया अदालती निजाम को, लेकिन उस अदालती निजाम के बाद जो जमहूरियत आई, आज बांग्लादेश हमसे आगे है। लिहाजा हमारे सर तमाम मुल्क आगे चले गए। आज अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हमसे बहुत जाने से पहले सारे पॉलिटिकल सारे रोल खत्म करने चाहिए, कोई पॉलिटिकल हियरिंग नहीं करनी चाहिए। ये बता देंगे, हमारे साथ वकील बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ये जो एक नया इनकलाब बन रहा है, वो उसको लीड कर सकते हैं जाने से पहले, या उसको ब्रीड कर सकते हैं। सलमान बहादुर साहब, आई कम टू यू नाउ। शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने तो बड़े ही बुरे हालात इस मुल्क के बता दिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस मुल्क के अंदर अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, और अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो इसको अल्लाह ने बचाया हुआ और इंशाल्लाह बचाई रखेगा। सिर्फ नेक नीयत हुक्मरानों के आने की देर है इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क अपने पाँव पर दोबारा से खड़ा होगा, और ये मुल्क बहुत से मुल्कों से तरक्की करेगा। पाकिस्तान नहीं, मिडल ईस्ट के बहुत से मुल्कों को बनाया है। आज जो मुल्क मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी के ऊपर खड़े हैं, वो पाकिस्तान की ही मरहून मिन्नत है। उनके बहुत से ऐसे काम जो उन मुल्कों में हुए। मैं बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट की, दुबई की, UAE पूरे की। और पाकिस्तान कहाँ था, वो कहाँ थे, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने जब IMF डेवलप हुआ था, $2 बिलियन का फंड पाकिस्तान ने IMF को दिया था। सुनने में बड़ी हैरत अंगेज़ बात होती होगी, लेकिन पाकिस्तान ने 1958 के अंदर IMF को $2 बिलियन फंड दिया था। पाकिस्तान के ये हालात भी थे। इंशाल्लाह बेहतर हालात आएंगे, मायूसी तो नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन अभी वक्ती जो सिचुएशन हो चुकी है। सलमान साहब, कम टू यू नाउ सर। मुल्की हालात जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो, क्योंकि देखें ये सब कुछ डिपेंड करता है, डेमोक्रेसी एक अच्छा रिवेंज है तमाम सियासतदानों के लिए भी, लेकिन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। अवाम को उनका हक मिलना चाहिए वोट कास्ट करने का, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हल है। जिस तरह से शाहिद साहब बता रहे हैं, कोई और हुकूमतें आ जाएं, किसी और लोगों के पास सेटअप आ जाए, क्या आपको भी ये लगता है सर उन लोगों के हाथ में आ जाए तो ये मुल्क ठीक हो सकता है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वही हल है, बिल्कुल 1000% ये बिल्कुल
राइट बात है, मतलब इससे कोई बंदा इनहराफ नहीं कर सकता। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और बात सिंपल ये है कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुझे ये बताएं कि कौन सा शख्स है कि वो यहां पर आकर, कौन बेवकूफ है जिसको ये पता हो कि जनाब ये पता नहीं हुकूमत ने 90 दिन रहना है, 120 दिन रहना है, 2 साल रहना है, 1.5 साल रहना है, कौन आपसे एग्रीमेंट करेगा, कौन साइन करेगा, कौन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करेगा, कौन किसी यहाँ किस्म पर की इन्वेस्टमेंट लेकर फॉरेन आएगा? इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ना एफडीआई आएगी आपके मुल्क के अंदर, ना कुछ और आएगा, आप क्या इस चीज करेंगे? को प्रेफर करेगा, हमेशा इन्वेस्टर इस चीज को प्रेफर करता है कि यार उससे बात की करेंगे जो कम से कम एटलीस्ट 5 साल या जितना टेन्योर पाकिस्तान में कम से कम गुजारने दिया जाता है, जाहिर है तो उतना टेन्योर तो वो गुजारेगा ना, उसको कम से कम इस बात की श्योरिटी होगी, तब वो यहां पर आएगा कोई पैसा। और इस चीज का बड़ा लॉस हो रहा है, ये डिस्टेबलाइजेशन इस वक्त मुल्क में इसी वजह से हुई है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। कौम इलेक्शन चाह रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी थोड़ा सा नॉन सीरियस और महसूस हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप सीरियसनेस देख लें कि जिसका काम ही सिर्फ इतना है कि उसने इलेक्शन करवाने और कोई काम नहीं करना, वो अपने काम के अलावा बाकी सब काम कर रहा है। अब उसका सिर्फ जॉब इतनी है कि भाई इलेक्टोरल रोल्स उसने मेंटेन रखने हैं, उसने अपडेट रखनी है, ये लिस्ट जो वोटर लिस्टें होती हैं, उसने बाकी जो चीजें हैं इलेक्शन से मुतल्लिका उसने बिल्कुल लेटेस्ट जो है ना उसको अपडेट जो है ना वो रखना है। अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब आप तैयार हैं, उस वक्त भी उसने कह दिया कि जनाब मैं तैयार नहीं हूं। अब फिर जो है इलेक्शन कमीशन ने पीछे जो कहा था कि जनाब हम तैयार हैं, अब फिर वो डेविएट कर गया अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से। अब उसने कह दिया कि जनाब नहीं जी हम तो तैयार नहीं है, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब यहां पर कोई भी इदारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अब मैं हैरान हूं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि अगर ये डिस्टेबलाइजेशन इसी तरीके से बढ़ती गई, देखें अब पहले जो प्रोटेस्ट होता है या रैलियां या एहतजाज होते हैं वो उनको कोई लीडर लीड कर रहा होता है। इस वक्त लीडरलेस जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालात बड़े awkward हो सकते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसका कोई पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने आज जो नैब कवानीन के बारे में बात की और कहा है कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए है, और जिस तरह से नैब के कानून के जरिए यानी फौरन से अरेस्ट किया जाए, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है बंदे को अरेस्ट करें, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन करें, और बहुत सी बातें जो चीफ जस्टिस साहब ने की हैं। क्या समझते हैं आप सर, कोई बेहतरी आ सकती है चीफ साहब के जाते जाते? देखिए पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ये चीफ जस्टिस साहब हैं, नो डाउट ऑनेस्ट आदमी है, ऑनरेबल हैं बड़े, लेकिन इनके जो डिसीजंस हैं वो उसमें डिले होने की वजह से इस मुल्क को बहुत लॉस हुआ है। और अब ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा आने वाला, क्योंकि डिसीजंस पे बात हो सकती है, कोर्ट किसी जज की डिग्निटी पे या उसके खिलाफ बात नहीं हम कर सकते। बात ये है कि इनके जो डिसीजंस आए हैं उनमें बहुत ज्यादा डिले हुआ है। कुछ केसेस इनके पास थे जिनको वो ये प्रोलॉन्ग करते रहे, हालांकि उनको निपटाया जा सकता था। वो आधे पौने घंटे के केसेस थे, इतने लंबे केसेस नहीं है, लेकिन वो भी उनकी भी डिस्पोजल नहीं नजर आई। अब चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि नैब, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब अगर नैब के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं तो इसमें जो नेगेटिव चीज नजर आती है, जिसमें नजर आता है कि इनकी बदनीति नजर आती है, मैलाफाइडी जिसे हम कहेंगे, कि वो ये है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन्होंने बहुत ज्यादा रख दिया है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब आप रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप चंद मखसूस लोगों को भी जो है ना उसका फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और अब तो इतनी ऐसी अमेंडमेंट्स की हैं कि वो बाइसे शर्म है। देखें वो चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी कहा है कि ये अवाम का जो है वो पैसा है, अगर उसका मिस यूज जो है इस तरीके से होगा तो उसको पूछने वाला कोई ना हो तो ये बड़ी ज्यादती होगी। और नैब में जो अमेंडमेंट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स तो वाकई ठीक हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जैसे कि जी आप इतने करोड़ तक जो है वो जो 50 करोड़ से कम का जो है सर, 50 करोड़ तक तो करप्शन फिर आपने लीगल कर दी, पार्लियामेंट ने खुद लीगल कर दी करप्शन। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात और शर्म की बात है पार्लियामेंट के ऊपर। 50 करोड़ का बिग अमाउंट सर इस मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है कि शायद 90% आवाम के पास तो 50 करोड़ है ही नहीं। जी ऑफ कोर्स। तो फिर ये 50 करोड़ फर्ज करेंगे एक बंदा 50 करोड़ तक करप्शन करता है, वो 10-12 करोड़ बीच में से किसी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देता है, तो बिल्कुल हर प्ली बार्गेन जो है सर, दैट इज वेरी इजी। आपने 1 अरब लूटा है, आप 10-20 करोड़ पे नैब को दे दें और आराम से फ्री क्लीन चिट लेके फिरें आप। इट्स वेरी इजी फॉर हिम। तो सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि इनकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको बिल्कुल जो इनको टोटल डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। इनकी वो जो कॉन्फ्लिक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, वैसे तो देखें पार्लियामेंट का राइट है कि वो कानून साजी कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ तो फिर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन वो नहीं सर्वाइव कर सकती इन आवर कंट्री। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बारे में, उन्होंने कहा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था ये अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से, और बड़ा सख्त स्टैंस लिया, और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह इसको शायद नल एंड वॉइड करने की, या कह रहे हैं कि मैं अपने टेन्योर खत्म होने से पहले इसको निपटाना चाहता हूं। देखिए बिलाल भाई, मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस साहब अभी तक कह ही रहे हैं, ये इतना का गलत स्टेप है, इतना का गलत स्टेप है। अगर देखें स्टेट के 3 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून साजी करती है, जुडिशरी जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है और कानून और फैसले करती है, और एग्जेक्टिव उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाती है। इंप्लीमेंटेशन जी, रिव्यू भी, जुडिशियल रिव्यू, वो इंप्लीमेंटेशन करवाती है। इंटरप्रिटेशन में सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद ये है कि अगर अब ये आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट का प्रीरोगेटिव है कि वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद तय करेगी। वही अगर, और अब आप आ जाए आर्टिकल 238 के ऊपर और 239 के ऊपर, ये 2 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अमेंड, आप आर्टिकल 191 को अमेंड करें, आप तरले क्यों ले रहे हैं, आप मिन्नतें क्यों करते फिर रहे हैं, आप क्यों इतनी गलत किस्म की लेजिस्लेशन कर रहे हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप 191 को अमेंड करें, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि यू हैव नो 2/3 मेजॉरिटी, यू डोंट हैव 2/3 मेजॉरिटी राइट नाउ, इस वजह से आप कर ही नहीं सकते। सर लेकिन 2/3 नहीं भी थी पार्लियामेंट के अंदर। हमने देखा कि जब ये बैठे हुए थे, ऑपोजिशन लेस पार्लियामेंट थी और ऑपोजिशन एक राजा रियाज साहब चला रहे थे, बाकी लोग थे, उसके बावजूद भी वो तमाम जो है वो बिल पास किए कि जो शायद जिसके लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी। ये सब कुछ तो देखा हमने वहां पे सर वो देखें इसमें थोड़ा क्या ये तमाम बिल रिवर्ट होंगे कभी आने में, कभी हो सकता है बिलाल भाई? इसमें हिस्ट्री तो यही है मुल्क की, जो हो गया वो हो गया, कभी कोई चीज रिवर्ट हुई नहीं है यहाँ पे। बिलाल भाई आपकी बात ठीक है जी, लेकिन ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है ना लॉ में, ठीक, लॉ और चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन और चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट कोई, इन्होंने सारे लॉज जो बनाए हैं मेजोरिटी वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अब ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की अमेंडमेंट्स ले लें आप, आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स ले लें आप, अब जो है वही कंट्रोवर्शियल है। और इवन देन जो हमारा आर्टिकल 75 है वो ये कहता है कि जनाब पहला प्रीरोगेटिव वो प्रेसिडेंट को देता है, वो पहला प्रीरोगेटिव प्रेसिडेंट को देता है कि वो वीटो कर सकता है, लेकिन जब दोबारा पास होकर आएगा ज्वाइंट सेशन में, ज्वाइंट सीटिंग में सेनेट और नेशनल असेंबली से, फिर प्रेसिडेंट का कोई प्रीरोगेटिव नहीं है उसमें, वो वीटो नहीं कर सकता। लेकिन ये तो पहले ही उसका जो वीटो का इख्तियार था उसी पर बात फंसी, और इन्होंने ये तो खुद बजाते खुद ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट भी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है सीधी सीधी, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, उसमें चादर चार दीवारी का तकद, उसकी प्राइवेसी, उसका घर, ये सारी चीजों का तकद, इसमें क्या किया गया ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया इन्होंने, तो सीधी लाके ये इतना इख्तियार दे दिया कि जनाब विदाउट वारंट यू कैन एंटर द हाउस। ये आप क्या कौन सा लाइसेंस देने जा रहे हैं? आपने क्या सदा हुकूमत में रहना है? अब आप आगे हैं ना ऑपोजिट, अब कह लें कि दिखाने के लिए आप ऑपोजिशन, अब आप जॉबलेस हो गए हैं। शायद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आप जॉबलेस हो गए हैं, और अब आपको असूल भी याद आ गए हैं, अब आपको इलेक्शन का टाइम भी याद आ गया है, अब आपको सारी चीजें जो है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है। 224 भी नजर आ रहा है, 105 भी नजर आ रहा है, अब आपको सूबों के 90 दिन भी याद आ रहे हैं, नेशनल असेंबली के भी 90 दिन याद आ रहे हैं। उस वक्त ये दिन कहां थे? ये अब भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई नया रीराइट तो नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने इंतहाई जितना ही ब्लेटेंट वायलेशन ये पिछले 16 माह के अंदर हुई है, और ऐसे ऐसे स्टेप हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो आज तक कभी नहीं हुए, मतलब इवन मार्शल लॉ भी लगते रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्टेप सिविलियन गवर्नमेंट्स करें, बड़े शर्म की बात है। और अब अगर आके यही चीजें इन्हीं के अगेंस्ट जब इस्तेमाल होंगी तो फिर इनकी चीखें क्यों निकलेंगी? सर अगर इंतखाबात नहीं होते तो क्या होगा? अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, क्योंकि अवाम का जो मूड है वो नजर आ रहा है। क्योंकि सवाल फिर भी यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आएगी तो यहां पे रोजगार, लोगों का जरिया मुआश कैसे चलेगा इन हालात के अंदर जिसमें आपने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रख दी है, आपने अपनी ऑटोनॉमी जो है ना उसके पैरों में लाके रख दी है कि जनाब आप हमारे आका हैं और आप हमें बताएंगे कि हमने ये बिजली का बिल जिससे गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है कि वाकई में इसमें चेंज करनी है या नहीं करनी। आप ऑर्डर करेंगे तो फिर हम करेंगे, वरना हमारे आदमी मरते हैं तो मर जाएं। हमें 22 करोड़ 25 करोड़ का ख्याल नहीं। IMF में बैठे जो लोग हैं वो किस तरह से महसूस करेंगे गरीब की तकलीफ, वो कैसे इन सब चीज़ों को फील करेंगे? शायद साहब उनसे पूछेंगे, वो तो यही कहेंगे जो आपका दिल करता कर लें, हमें पैसे चाहिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें आप, वी डोंट केयर हाउ एवर यू डू इट। बिलाल बड़ी अच्छी बातें कर दी हमारे सलमान ने, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा छोटे भाई से जी।
कि मैं बार बार उसी नुक्ते पे आऊँगा। यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन का 65% से लेके 75% तक जो हम पॉपुलेशन है 25 करोड़ की, उनका कोई सरोकार नहीं है कि नैब 50 करोड़ पे होता है, 25 पे होता है या 100 करोड़ पे होता है। सर उनका सरोकार नहीं होगा, लेकिन कोई सरोकार नहीं है। किसी भी यार अकल के लिए सर ये पाकिस्तान में टाइम वेस्टिंग है। सर करप्शन को अगर आप यहाँ पे नहीं ठीक करेंगे तो नहीं ठीक होगा। चाहिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, जो नारा पीपल्स पार्टी ने दिया था वही सब कुछ खत्म कर दिया पॉलिटिशियंस ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिली भगत से। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का गठजोड़, मैं इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुझे ये बताएं, आपने अभी यूएई का, कुवैत का नाम लिया, ये जितनी भी गल्फ स्टेट के नाम आपने ले लिए, क्या वहां पे डेमोक्रेसी है? आप मुझे खुद बता दें वहां पे डेमोक्रेसी है? खुदा के लिए यार, इस डेमोक्रेसी के नाम पे, ये शेम डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे मुल्क को 76 साल से लूटा जा रहा है। और ये लूट कौन से लोग रहे हैं? ये पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट लोग मिलके, और ये अदालतें उनका हिस्सा बन जाती हैं। कोई बंदा पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। यहां पे एक ऐसा शख्स आना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी ना रखे, वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी ना रखे, एशियन बैंक के पास गिरवी ना रखे, ये पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करे। पाकिस्तान में के 36 महकमों में रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उनको रिविजिट करके उनके नए SOPs बनाए जाएं। कौन सा आइन यार, इस आइन ने एक गरीब आदमी को दिया क्या है? आप बता दें मुझे। इस आइन पाकिस्तान ने क्या वो पेट्रोल सस्ता कर देंगे? आज PTI चेयरमैन आ जाए पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आज नवाज शरीफ आ जाए, आज बिलावल भुट्टो आ जाए वो सस्ता कर देंगे? हम कहां बैठे हुए हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पे इलेक्शन, इन पार्टीज के साथ इलेक्शन लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। यहां पे कोई अजीब सा कोई काम होना चाहिए जिससे पाकिस्तान, अगर हम बहुत फखरिया करते हैं, कौन पेट्रोल सस्ता करेगा शाहिद साहब? ये पार्टीज नहीं करेंगी, कौन सस्ता करेगा? यार अगर मुझे ये बताइएगा कि जब तक पाकिस्तान में सबके पक्ष नहीं खत्म किए जाएंगे गवर्नमेंट मुलाजमीन के, जब तक हमारे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा, जब तक हमारी इंडस्ट्री में सबको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म करके सबको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, ये अशरफिया को जितने भी उनसे पैसा लेके गरीबों में दिया जाएगा, यहां से तो गरीबों से पैसा लेके उनको दिया जा रहा है। यानी टैक्स आप बताएं, 13 टैक्सेस लगे हुए बिजली के बिलों में। सारी बातें आप कर रहे हैं, ये करेगा कौन? सवाल तो ये कोई ना कोई तो मर्द मुजाहिद पैदा होगा ना। हो सकता है हमारे ये सैयद आसिम साहब कर दें, कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है ना। वो PTI चेयरमैन कर सकता है, ना वो नून लीग का लीडर कर सकता है, ना वो MKM का लीडर कर सकता है। आज मुझे ये बताएं, MKM क्या इस वक्त इलेक्शन के हक में? आंसर इज नो। पीपल्स पार्टी अगर हक में है तो उनको पता है कि वहां पे सिंध में उनके एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर पे हाथ पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने वो और वो सारा कुछ बदल लिया है। इस किस्म की तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनको वोट देना है। कोई एक वोट नहीं पड़ना, ये जाएंगे इनको जूते पड़ेंगे, लोग इनकी टिंड करेंगे, लोग इन पे थूकेंगे। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अगर इलेक्शन हो गए, सबसे ज्यादा इलेक्शन में लो प्रोफाइल लोग आएंगे और वोट कॉस्ट रेशो जो है ना वो सबसे, क्योंकि वी आर फेड अप विद ऑल द थिंग्स। पाकिस्तान को चलाएगा कौन? लूटने के लिए तो इलेक्शन हो जाते हैं, चलाने के लिए इलेक्शन तो होते नहीं है। इलेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट। सर लो प्रोफाइल लोग कहां से आएंगे? लो प्रोफाइल का मतलब है आपको इलेक्शन में, मुझे इन जैसे लोगों को, इलेक्शन में का काम पैसे के लूट मार नहीं है। इलेक्शन का काम है लेजिस्लेशन, कि कोई MNA MPA मिनिस्टर्स नाली गलियां और वो खंबे लगवाने के लिए नहीं आता। पढ़े लिखे तो है नहीं ना, इनके पास SOPs हैं। यही तो मैं पीट रहा हूं कि इन्हीं पॉलिटिशियंस को अगर दोबारा आपने चांस दे दिया, जैसे आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम लिया है, पुरानी फकी नया रैपर, यार कमाल है यार। डेंटोनिक के ऊपर से अगर आप रैपर चेंज करके उसको पेंटोनिक कर दो तो फिर क्या लोग फिर वो यही तो पाकिस्तान की अवाम की बेवकूफी है। शुक्र है पाकिस्तानी अवाम अब नेशन बनने की तरफ जा रही है, और नेशन वो कोई PTI के लिए ना बने, नेशन वो नून लीग के लिए ना बने, नेशन वो पीपल्स पार्टी के लिए ना बने, वो नेशन अपने घर और अपनी फैमिली के लिए बने। अब हमारी जंग इन लुटेरों के साथ, हर पाकिस्तानी फैमिली की जंग इन लुटेरों के साथ है कि आपको और मेरा पैसा खून पसीने का इन्होंने बर्बाद किया है पाकिस्तान में, और कोई तरक्की नहीं। एटॉमिक मुल्क हो गए हम, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फोर्स हो के आज हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। सर आई अंडरस्टैंड, आई गॉट योर पॉइंट। अवाम वोट नहीं देगी तो क्या करेगी? यार वोट की कोई वुकत नहीं है, वोट बिकता है 5000 रुपए का, 4000। आपको सारा दिन पता है मैं पॉलिटिशियन के साथ फिरता क्यों हूं। खरीदते हैं वोट? सर
हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हुई है। फिर ये अवाम तो फिर बिकेंगे ना, ये तो फिर पैसे लेंगे और फिर से वोट बेचेंगे। जुडिशरी क्यों नहीं इसका एक्शन लेती, आप बताएं मुझे। सलमान साहब, जुडिशरी क्यों एक्शन लेती है इन बातों पे? सर जुडिशरी इस बात का कि वोट बिकता है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा इलेक्शन का प्लान दे दिया जाता है और उसमें पाबंदियां ये उसकी अपना शफाफ इंतखाबात का होंगे, प्लान वो दिया हर जाता दफा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, फिर वही बात आती है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क का एक ही अलमिया है। जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं ना कि आइन ने क्या दिया, आइन पर अगर वाकई में इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट उसकी हो जाए तो बड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। इसी तरीके से जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी उसे नहीं रुकवा सकता। ये उन्होंने लिमिट रख दी, फर्ज करें 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, तो वो जनाब वहां वो कहेंगे जी वो मेरे अकाउंट से तो नहीं गए, ये तो मेरा फलां दोस्त था उसने बेनामी अकाउंट से चले गए, वो बेनामी अकाउंट से चले जाएंगे। यहाँ कुरान पे हाथ रख के हर्फ दे के हम कुरान की पासदारी नहीं करते, और तो कुरान से हमारा आइन ऊपर है। आप बता दें, आप दोनों बैठे हुए, आप बता दें। और you will have to prove before the court। अल्लाह हमें माफ कर दे अगर हम कुरान की पासदारी नहीं करते हैं और उस पे हल्फ दे के झूठे हल्फ लोग उठाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब आपका, बहुत शुक्रिया सलमान बहादुर साहब आपका। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।